फ्रॉम बीजीएमआई टू सबवे सर्फर्स, हम सब ने कभी ना कोई गेम तो खेला ही होगा। बट क्या कभी ये सोचा है कि वो गेम एज अ कोड किसी ना किसी के आईडी जो किसी के लैपटॉप में था, वहां से निकलकर प्ले स्टोर तक पहुंचा कैसे? सो टुडे आई नैतिक तिवारी welcome you all to the very first guest podcast of the ACC Tech Show. And to go through this wonderful journey of how a code gets to a full fledged game, we have Navneet, a game developer जो ना ही सिर्फ गेम खेलते हैं, बट जो गेम्स हम सब खेलते हैं वो बनाते भी हैं। हेलो Thank you नवनीत। so much, Nitik, for inviting me in this amazing ACC Tech Show. नवनीत, इनवाइट तो करना ही था यार, क्योंकि इंटर्नशिप्स का सीजन आने वाला है और मैंने भी अप्लाई किया, क्योंकि एक तो रिक्वायरमेंट भी है, दूसरा जॉब भी चाहिए। बिल्कुल अब सबको चाहिए भाई। अप्लाई किया, कोल्ड ईमेल्स करे, हम्म, और एक्सेप्टेंस रेशियो तो तुम्हें पता ही है। बिल्कुल 100 रिजेक्ट आएंगे तो एक एक्सेप्ट आएगा। तो वही मान लो एक एक्सेप्टेंस मिला, हम्म। गेस करो कि कितनी स्टाइपेंड मिली होगी। देखो, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, क्लासमेट हो तुम मेरे, तो जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी टेक्निकल स्किल जितनी है उस हिसाब से तुम्हें 20 to 25,000 आराम से स्टाइपेंड मिल जाना चाहिए। काश, बट ठीक था, इतना तो था कि मतलब 2 3 4 किंडर जो ऐसे अफोर्ड कर पाऊं मैं अपने लिए। बट एनीवेज, बस बस इसीलिए नैतिक भाई के कुछ गलतफहमियां हैं गेम डेवलपमेंट के बारे में कि इंडिया में कोई करियर नहीं है इसका, या तुम अच्छे पैसे नहीं कमा सकते, या जो हमारे नए गेम डेवलपर्स हैं ना, जो अच्छे अच्छे गेम बनाना चाहते हैं, ट्रिपल ए टाइटल्स देना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, तो वो एक्चुअली में गेम डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से करें, यही सब बताने में आया हूँ। अब आपने तो बोल दिया कि ये सब मिथ है, ये सब ऐसी चीजें हैं। बट अगर मैं एज अ फ्रेशर गेम डेवलपमेंट में जाना चाहूँ, तो क्या गेम डेवलपमेंट मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड करने का, मतलब ये 2 3 किंडर जॉय से ऊपर निकलने का मौका देगा? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं हमारे इंडिया में। बस दिक्कत यहाँ है कि हमारी इंडियन मार्केट है, स्पेशली गेम डेवलपमेंट के अंदर, वो क्या करते हैं कि उन्हें असली गेमिंग का मतलब ही नहीं पता। तो जैसे मतलब अगर आप समझाओ, तो एक लेमैन को अगर आप समझाओ, तो व्हाट इज गेम डेव एंड हाउ कैन आई और एनीवन इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर या इवन फोर्थ ईयर, कोई भी फ्रेशर अगर चाहता है गेम डेवलपर बनना, तो वो कैसे उस वे को फॉलो कर सकता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग समझें कि गेम डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या, तो ऐसा समझो कि गेम डेवलपमेंट अकेली कोई एक चीज़ नहीं है, एक अकेला पाथ नहीं है जैसे आपने मतलब ले लिया। बहुत सारी डायरेक्शंस हैं गेम डेवलपमेंट के अंदर। जैसे कि आप गेम डिज़ाइनर बन सकते हैं, अलग-अलग फ़ील्ड में जा सकते हैं, आप गेम प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप अलग-अलग ऑडियो बना सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए ना, तो जैसे मूवीज़ होती हैं, हम लोग मूवीज़ बनाते हैं, वो क्रिएटिव फ़ील्ड हो गई, और नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, जहाँ पर टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, अलग-अलग डिज़ाइन पैटर्न्स लगते हैं, डीएसए लगता है, डेटा स्ट्रक्चर्स लगते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स लगते हैं, और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हो गई। इन सबको अगर कंबाइन कर दो, तो हमारा गेम डेवलपमेंट निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको एक ऑप्टिमाइज्ड गेम देना है जो कि एफपीएस ड्रॉप ना करे, अच्छी तरह से चले, प्लेयर उसको एंजॉय करे। तो टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, दोनों का मिक्सचर है गेम डेवलपमेंट। तो मतलब आप कह रहे हो कि क्रिएटिव इंडस्ट्री जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, और एक कोडिंग और ऐसा टेक्निकल इंडस्ट्री जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, अगर दोनों को मिक्स कर दें तो एक इंडस्ट्री बन गई जिसको हम गेमिंग इंडस्ट्री बोल रहे बिल्कुल, और जैसा तुमने कहा था कि वो क्या पाथ है जिसे कोई फॉलो करे और पूरा एक गेम डेवलपमेंट की दुनिया में वो एंटर कर सके। तो इसके लिए देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि गेम डिज़ाइनर्स हो गए। अब गेम डिज़ाइनर्स का काम क्या होता है? गेम डिज़ाइनर्स का काम होता है गेम को, उनमें कोई भी तुमने गेम खेला हो, कैंडी क्रश ही मान लो, अगर तुमने कैंडी क्रश गेम खेला तो उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब कौन से लेवल की क्या डिफ़िकल्टी होने वाली है, और वो जो लेवल है वो कैसा रहने वाला है, उसमें जो एनिमीज़ हैं, एआई है, बॉसेस हैं, वो कितने डिफ़िकल्ट होंगे, उनकी मूवमेंट क्या होगी, प्लेयर का बिहेवियर कैसा होगा, प्लेयर की गेम मैकेनिक्स कैसी होगी, वो सब कौन डिसाइड करेगा? वो सब डिसाइड करेगा अपना गेम डिज़ाइनर। हैं। अब गेम प्रोग्रामर क्या चीज़ हो गई? गेम प्रोग्रामर आप ऐसे समझ लो, डिज़ाइनर ने तो बना के दे दिया कि ये हमारा इनफाइनाइट रनिंग गेम है, एक प्लेयर को इनफाइनाइटली रन करना है, लेफ्ट स्वाइप करो, राइट स्वाइप करो, वो अपनी डायरेक्शन बदलेगा, लेन बदलेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी गेम प्रोग्रामर की, क्योंकि वो लॉजिक्स लिखेगा, वो डिफरेंट लॉजिक लिखेगा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में, और एग्ज़ीक्यूट करेगा जो गेम डिज़ाइनर ने बनाया था।
और लास्ट अगर हम लोग देखें तो एनिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनिमेशन में क्या है कि अगर आप किसी बड़े ट्रिपल ए टाइटल को देखो, जैसे कि मेरा फेवरेट पर्सनल है गॉड ऑफ वॉर, अगर आप गॉड ऑफ वॉर को देखो। बहुत खेला है यार, बहुत खेला है। वो 50-50 रुपए देके जो हाँ, गेम स्टेशन खेलने में। जाते थे गेम पार्लर्स में। हाँ भाई, तो वो गॉड ऑफ वॉर की अगर आप सिनेमेटोग्राफी देखो, एनिमेशंस देखो, तो बहुत टॉप नॉच लगते हैं, मतलब कि एक एक्चुअल इंसान ही हो ऐसा लगता है, फील होता है। तो ये काम होता है एनिमेटर का। अब मैं पर्सनली गेम प्रोग्रामर हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग से बहुत लगाव है और मैं प्रोग्रामिंग करता भी हूँ। और गेम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक क्रिएटिव फील्ड है, मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं कि ऐसे गेम बनाओ, ऐसे गेम बनाओ। तो गेम प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे पहले तो देखो, तुम्हें एक इंजन चाहिए होता है, गेम इंजन। अब गेम इंजन क्यों चाहिए? कुछ आइडिया नैतिक? यार शायद इसलिए क्योंकि देखो गेम्स बहुत कॉम्प्लेक्स वो होती है कि अगर 4 ऑप्शंस है किसी को मारने के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि शायद मैं ए, बी, सी, डी में से बी को ही मारूँ, मैं सी को भी मार सकता हूँ। तो शायद ये इस चीज़ को हैंडल करने के लिए चाहिए होते हैं। थोड़ा बहुत सही, मतलब अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, गेम इंजन ऐसा है कि अगर तुम कोई भी गेम खेलोगे ना, तो मान लो उसमें फिज़िक्स लगेगी, ग्रेविटी चाहिए पड़ेगी, प्लेयर जंप कर रहा है तो वो वापस ज़मीन पर आए। कोलाइडर्स चाहिए होंगे, अगर वो प्लेयर है तो वो दीवार के आर-पार ना चला जाए। समझ रहे? तो इन्हें हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा अगर हम कोई गेम इंजन यूज़ ना करें। अगर गेम इंजन यूज़ कर रहे हैं तो वो उनमें इनबिल्ट होगी। अब अगर पहले से ही किसी ने पहिया बना लिया है, व्हील अगर किसी ने इन्वेंट कर दिया है, तो दोबारा उसको क्यों बनाना? उसको यूज़ में लो, इसलिए होता है गेम इंजन। अब मार्केट में जो बहुत ज़्यादा फेमस गेम इंजन है, वो है यूनिटी, अनरियल और गोडॉट। तुमने नाम तो सुना ही होगा, सबने ही सुना यूनिटी है। और अनरियल का तो सुना है, गोडॉट का इतना नहीं बट वो भी बहुत फेमस है और तीनों ही मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ, इन्हीं 3 का। बाकी ऑप्शन तो बहुत सारे हैं मार्केट में, जैसे कि एक कोको करके इंजन है, वो भी है। ऐसे बहुत सारे इंजन्स हैं। लेकिन ये तीनों इतने फेमस हैं कि इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर कोई एरर आता है या कोई किसी चीज़ में आप फँसते हो, तो वो जो डेवलपर्स की कम्युनिटी है वो आपको ईज़िली गाइड कर सकती है। अब अगर आप यूनिटी चूज़ कर रहे हो, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी सी शार्प। अगर आप अनरियल यूज़ कर रहे हो, तो आपको प्रोग्रामिंग आप उसमें 2 तरीके हैं। अगर आपको कोड लिखना पसंद नहीं है, लेकिन लॉजिक अच्छे बना लेते हो, तो आप ब्लूप्रिंट का यूज़ कर सकते हो। ब्लूप्रिंट क्या होता है? कोड ही होगा, वो लॉजिक ही लिखोगे आप। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आप एक नोड से दूसरी नोड, अगर आपने ब्लेंडर चलाया, अगर तुमने ब्लेंडर। ब्लेंडर और वही स्क्रैच जो जैसे स्क्रैच के कोड ब्लॉक्स वाली चीज़ होती है शायद, कुछ हाँ, उसी टाइप का उसी कॉन्सेप्ट टाइप है का ये। बिल्कुल। अगर तुमने ब्लेंडर में टेक्सचरिंग कभी करी हो, हाँ, तो एक नोड से दूसरे नोड को जोड़ते हैं, तो ब्लूप्रिंट भी कुछ ऐसा ही काम करता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, आप अगर अनरियल सीख रहे हो ना, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ही करो। क्योंकि तुम्हें पता है सी प्लस प्लस बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। आप सिस्टम के बिल्कुल क्लोज़ रहते हो। आपका एक-एक मेमोरी ब्लॉक को कंट्रोल कर सकते हो। पूरा ज कंट्रोल हमने ले लिया ना उस टाइम, बिल्कुल। फिर मेमोरी मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट। आप मतलब कि अपने गेम को कई हद तक ऑप्टिमाइज़ बना सकते हो। और रही बात गोडॉट की, गोडॉट भी एक बहुत अच्छा गेम इंजन है, 2D गेम्स, 3D गेम्स बना लेता है। उसमें जीडी स्क्रिप्ट काम में आती है, वहाँ से आप जो स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग करते हो, वो जीडी स्क्रिप्ट में करते हो। अब मैं जो यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो यूनिटी करता हूँ, क्योंकि एक तो भाई थोड़ा बजट कम है, लैपटॉप थोड़ा अनरियल झेल नहीं पाता, और दूसरी बात यूनिटी थोड़ा बिगिनर के लिए थोड़ा आसान रहता है। अनरियल का जब आप इंटरफ़ेस खोलोगे ना, जब मैंने पहली बार अनरियल खोला था ना, तो भाई दिमाग खराब हो गया था कि ये क्या खोल लिया है। तो एज़ अ बिगिनर यूनिटी अच्छा रहेगा। और यूनिटी में अब मान लो आपने यूनिटी गेम इंजन खोला, तो सबसे पहले सी शार्प प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग कितनी सीखनी है? आप सी शार्प प्रोग्रामिंग को आप इतना सीख लो कि आप एक बेसिक कोड लिख सको, लूप चला सको, लॉजिक्स लिख सको इफ एल्स के, फंक्शंस बना सको। और ये सब करने के बाद आपको थोड़े से इंजन के बेसिक्स भी सीखने पड़ेंगे, जैसे वो मैंने फिजिक्स, कोलाइडर्स इन सब हाँ, की बात करी थी। वो सब थोड़ा सीखना पड़ेगा, और लाइटिंग वगैरह। आपने आपको अगर नैतिक भाई तुम्हें पता है पार्टिकल सिस्टम क्या होता है? यार शायद ये कि अगर मैं एक सैंड का ब्लॉक छोड़ रहा हूँ ज़मीन पर, तो वो जो एक-एक पार्टिकल नीचे गिर रहा है, वो कैलकुलेट करना और हाँ, बिल्कुल, पार्टिकल सिस्टम प्योर मैथमेटिक्स है, अगर आप पूरा स्क्रैच से बनाने जाओगे, लेकिन यूनिटी इनबिल्ट प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली कोई फायर है, आप बुलेट फायर कर रहे हो या फिर कहीं पे आग लग रही है, पानी का, ये सब शेडर्स होते हैं, ये सब पार्टिकल्स होते हैं। तो इनको भी सीखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में आ जाता है एनिमेशन और कट सीन। बिना कट सीन, बिना स्टोरी के गेम फ़ील नहीं देता कभी, तुम्हें भी पता है। वो जीटीए कैसे जिसमें कट सीन ना हो? बिल्कुल, आपको स्टोरी से आप कोरिलेट ही नहीं कर पाओगे। तो ये सब एक बेसिक जर्नी है जो कि आपको करनी है, अगर आपको गेम डेवलपमेंट की फ़ील्ड में एंटर करना है। बट यार एज़ अ बिगिनर अगर मैं ये सेम बात सुनता, जैसे मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, बट अगर मैं फर्स्ट ईयर में होता और मैं ये बातें सुनता, तो मुझे ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगती और मतलब
तुझे कैसे इंटरेस्ट आया कि हाउ तुम्हें कैसे लगा कि तुम्हें गेम डेवलपमेंट में जाना है या तुम्हें उस फील्ड को एक्सप्लोर करना है? एक्चुअली ना, अगर तुमने खेला हो, शैडो फाइट करके एक गेम था, शैडो फाइट बहुत 2। प्यारा गेम था, बहुत बहुत प्यारा बहुत गेम प्यारा था। गेम था ना। तो सबसे पहले मैं उसे खेलता था, ठीक है? उसमें एनिमेशंस बहुत अच्छी थी। 2D गेम था और एनिमेशंस, उसकी फाइटिंग स्टाइल जो थी भाई लाजवाब। बहुत सिंपल गेम था, बहुत लेकिन मिनिमल कंट्रोल्स थे, लेकिन क्या गेम था। उसमें ना कोई कट सीन, ना इतने तगड़े कुछ एनिमेशन, लेकिन स्टोरी टेलिंग टॉप नॉच। इस गेम को खेलने के बाद मुझे लगा कि भाई अगर ये गेम मैं खेल रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है, तो बनाने में कितना मज़ा आएगा। तो यहीं से मेरी मोटिवेशन आई। नाइस यार, नाइस। बट जैसे शैडो फाइट था, वो उस टाइम के लिए बहुत क्रिएटिव गेम था। बट आज के टाइम पे अगर मैं देखता हूँ ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर गेम्स ही दिख रहे हैं। जैसे या तो एक बीजीएमआई बन गया, अब हर कोई उसी टाइप के गेम्स खेल रहा है। सबको एफपीएस ही खेलना है आज के टाइम पे। तो अब कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि गेम्स में अब सैचुरेशन आ चुका है कि एक मतलब सेम ही टाइप के गेम चल रहे हैं। नैतिक भाई, आपने लास्ट गेम कौन सा खेला था? मत पूछो, माइनक्राफ्ट ही खेलता हूँ, टाइम हो गया वो भी। भाई थोड़ा एक्सप्लोर करो। अब तुम कह रहे हो कि सारे गेम्स जेनरिक हैं, ऐसा नहीं है। अभी तुम्हें ध्यान हो, क्रिसमस सेल आई थी एपिक स्टोर पर। हाँ, हाँ। वो जो वहां एक पर दिन में एक गेम फ्री मिलता था। बिल्कुल, वहां पर एक गेम था व्यू फाइंडर, अगर कभी तुमने लिया हो। शायद मतलब मैंने सारे गेम लिए थे, तो शायद होगा, वो भी होगा। हाँ, तो व्यू फाइंडर एक ऐसा गेम है जो कि इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपको एक लेवल है जहाँ पर आप स्पॉन हो, आपको वो क्लियर करना है, लेकिन अलग अलग पिक्चर्स आपको मिलेंगी। उन पिक्चर्स को ऐसे पर्सपेक्टिव में लगाना है कि आपका आगे का रास्ता खुद ब खुद बन जाए। अब इस गेम में क्रिएटिविटी, इसका लिखने का लॉजिक, और जो प्रोग्रामिंग स्किल, बग्स, बग्स कह रहा हूँ मैं, बग्स तो भाई आ ही जाते हैं, कोई बात नहीं। बग्स तो लेकिन हाँ, जो इसका लॉजिक था, जो प्रोग्रामर ने कैसे लिखा होगा पूरा, बहुत क्रिएटिव था और खेलने में भी मज़ा आया। अगर मैं बात करूँ, लेवल लेवल सुना है? लेवल्ड मेरा यूट्यूब एक पॉइंट पे ना पूरा लेवल लेवल से भरा पड़ा था। हर स्ट्रीमर की लेवल लेवल की स्ट्रीम। क्यों? बस रेज क्लिकिंग, माउस तोड़ दिया, कीबोर्ड तोड़ दिया। क्यों? कि वो गेम के लेवल्स ही ऐसे डिजाइन किए थे कि लेफ्ट लेफ्ट दबा रहा हूँ, राइट जा रहा है। तो यही तो है कॉन्सेप्ट। मतलब गेम सिंपल सा ही है, 2D गेम है, लेकिन कैसा है कि लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएँगे गेम कैसा है। तो ये होती है क्रिएटिविटी। और अगर तुम्हें सोल लाइक्स गेम पसंद है? जैसे जैसे अभी रिसेंट में बहुत फेमस हुआ था ब्लैक मिथ वुकोंग, या फिर एल्डन रिंग्स। तो ये सब ऐसे जॉनरास हैं, तुम इनके एआई बॉसेस को मतलब हरा नहीं पाओगे। बार बार खेल खेल के इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मैं अपना लैपटॉप उठा के पटक दूं, लेकिन खेलने में मजा आता है। ये सब क्रिएटिविटी है। तो हाँ, माना कि मार्केट में बहुत सारे बहुत जेनरिक गेम्स हैं जो कि सिर्फ 2D शूटर वगैरह हो गया, 3D शूटर या एफपीएस गेम, लेकिन बहुत सारे क्रिएटिव गेम्स भी हैं। तो कंपनी उन पे काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। यार, जैसे अभी तूने ब्लैक विथ वुकोंग का मेंशन किया, तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ सुनी थी कि कुछ बॉस एआई है नेमेसिस सिस्टम करके कुछ मार्केट में आया है। हाँ, ये न्यूज़ तो पुरानी हो गई, लेकिन नेमेसिस एक एआई सिस्टम है। बेसिकली ये एक बहुत अच्छा ब्लेंड है एआई का और गेम डेवलपमेंट का। अब इसमें क्या है कि नेमेसिस एक बॉस सिस्टम है, जैसे लेवल में बॉस नहीं होते, ब्लैथविक वुकोंग में हाँ, हाँ। अलग-अलग तरह के बॉस होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जैसे तुम प्लेयर हो, तुम खेल रहे हो और उस बॉस से फाइट कर रहे हो। अब वो तुम्हारे जैसे नॉर्मल क्या होता है, मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ कि एआई एनिमी कैसे काम करते हैं। नॉर्मल जो हम लोग यूनिटी वगैरह में स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो कुछ पैटर्न्स होते हैं कि एआई बॉस 3 बार फायर करेगा, उसके बाद स्टेट चेंज करेगा, सर्कल में जाएगा, कोई और अटैक करेगा, फिर स्टेट चेंज करेगा, कोई और अटैक चेंज, ऐसा करके हम लोगों का पूरा एक लॉजिक लिखा रहता है। इस तरह से वो बिहेवियर ट्री को फॉलो करता है बॉस। नेमेसिस एआई इससे बिल्कुल अलग है। नेमेसिस एआई क्या करता है, जैसे तुमने अटैक करा नेमेसिस पे, और हर प्लेयर का खेलने का एक पैटर्न होता है। कोई एक पावर अप को स्पैम ज़्यादा करता है, तो कोई क्लोज कॉम्बैट में खेलता है। नेमेसिस एआई उसको रीड करेगा, पहले खुद लर्न करेगा। अगर तुम नेमेसिस एआई से 2-3 बार हार गए ना, अगली बार वो और ज़्यादा अडैप्ट कर लेगा तुम्हारे प्लेइंग बिहेवियर को। इस तरह से वो बहुत ही एक कठिन बॉस बन जाता है और बहुत अच्छा मिक्सचर है तो मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे रियल बॉक्सिंग फाइट और रियल फुटबॉल मैचेस में होता है कि लोग देख लेते हैं कि भाई अगर ये लेफ्ट साइड गोल में मार रहा है, तो अब हमें लेफ्ट साइड डिफेंड करना है। बिल्कुल, वो तुम्हारी मिस्टेक से ही सीखेगा। तो मतलब मेरे जो दोस्त इतने दिन से ग्राइंड करने में लगे हैं कुछ गेम्स को, अगर उसमें ये आ गया, बिल्कुल भाई, तो उनकी तो ग्राइंड खत्म। ग्राइंड खत्म बिल्कुल। लेकिन अब ये भी तो देखो, अगर वो अलग-अलग पैटर्न्स पे खेलेगा, अलग-अलग खुद के पैटर्न्स नए सीखेगा बॉस, तो गेम प्ले कितना अच्छा हो जाएगा।
वो तो है। फिर स्टोरी और जो ये चीज़ें भी है, अगर स्टोरी में भी कुछ एंड लेवल ट्विस्ट डालना हो किसी डेवलपर को, तो वो भी एक अलग ही लेवल गेम पहुँच जाएगा। अब अगर एआई की बात हो रही नैतिक भाई, तो मेरे दिमाग में एक बात आई। जैसे अभी बहुत चल रहा है कि एआई ये जॉब खा जाएगा, एआई वो जॉब खा जाएगा। तो क्या लगता है, एआई गेम डेवलपमेंट खाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि गेम डेवलपमेंट जितना मुझे पता है, एक प्रोसीजरल से ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस है। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर क्या हुआ, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि लास्ट सेमेस्टर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला मेरी एक टीचर से हुँ, कि तुम्हें एंड्रॉइड का एक गेम बनाना है। हुँ, हुँ, एंड अब असाइनमेंट है, ग्रेडेड असाइनमेंट है, तो करना तो पड़ेगा ही, कोई बिल्कुल। एक्सक्यूज़ नहीं है उसका। और मैं उस टाइम था थोड़े क्रिएटिव ब्लॉक में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो एज़ यूजुअल जो सब करते हैं, मैंने चैट जीपीटी पे डाला कि आई वांट टू मेक सो एंड सो टाइप ऑफ गेम, गिव मी आइडियाज़। हुँ, तो कुछ 15-20 आइडिया दिए उसने। अब उसमें से हुआ क्या कि बहुत जेनरिक, कि मतलब वही या तो टिक टैक टो बना लो, या पिंग पिंग पोंग पोंग बना बना लो। लो। हाँ, बिल्कुल। वो जो जेनरिक गेम्स जो होते हैं ना, वो जैसे मिल जाते हैं कि 9 999 गेम्स इन वन ऐप वाले, कभी होते नहीं उसमें 999 भाई, वो 9-10 गेम को ही रिपीट करते वो रहते तो हैं। एड्स होते हैं, हाँ, हाँ। वो गेम्स होते नहीं हैं। बट एनीवेज़, तो फिर मैंने कहा यार इससे क्रिएटिव काम होने नहीं वाला। फिर मैं सोचा 3-4 दिन सोचा, फिर जाके एक आइडिया आया कि मतलब जैसे फिज़िक्स में होता है ना कि मिरर्स का जो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर था, कि आप लाइट आ रही है, आपको रिफ्लेक्ट करना है, कितने एंगल पे कितना रिफ्लेक्शन होगा। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ बनाते हैं हुँ, कि सोर्स से लाइट आ रही है, आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचानी है मिरर्स लगा के। हुँ। अब ये गेम डेवलपमेंट में ज़्यादा काम किया नहीं है, तो ली चैट जीपीटी की हेल्प, और वो भी नहीं बना पा रहा। फिर एट द एंड मेरे को वही स्टैक ओवरफ्लो और जो ओल्ड स्कूल मेथड्स होते हैं, तो वही जाना फाइनली पड़ा। कंप्लीट कर लिया ना प्रोजेक्ट अपना? वो तो हुआ, मार्क्स उतने नहीं मिले जितने एक्सपेक्टेड थे, बट ओके। चलो कोई बात नहीं। इससे हमें एक बात पता चली कि एआई तुम्हारी गेम स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो लिख सकता है, लेकिन और तुम्हारा मॉडल भी बना देगा। 3D मॉडल्स तुमने देखे हो ब्लेंडर में 3D मॉडल्स बनते हैं, तो आजकल तो आजकल एमसीपी और हाँ, वो तो आ गया है। आजकल तो एआई 3D मॉडलिंग भी कर देता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है कि एआई जो 3D मॉडल बना रहा है ना, अगर तुम्हें पता हो, तो जो 3D मॉडल्स बनते हैं वो वर्टेक्स को मिला-मिला कर बनते हैं, अलग वर्टेक्स, हाँ, हाँ, एजेस, हाँ। इन सबको पॉलीगॉन्स और ये सब पॉलीगॉन्स, चीज़ों को। तो इन सबको जीपीयू पे रेंडर कराना होता है। अब जितने ज़्यादा पॉलीगॉन होंगे, उतना ही जीपीयू लोड लेगा, उतना ही गेम स्लो चलेगा, या तुम्हें और ज़्यादा बढ़िया जीपीयू लगवाना पड़ेगा। तो एआई जो है वो पॉलीगॉन को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाता। इसके लिए हमें एक्चुअल 3D मॉडलर चाहिए। अगर हम स्क्रिप्टिंग की बात करें, एआई लॉजिक लिख लेगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक मान लो कि एक कोई नया ही गेम मैकेनिक्स तुम्हारे दिमाग में आया, अब वो तुम्हें एआई से लिखवाना है। 90% चांस है कि वो नहीं लिख पाएगा। जैसा कि अभी तुमने एक मैकेनिक्स बताया था अपना कि हाँ, लाइट को तुम्हें सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाना है। एआई फेल हो गया वहाँ पर। और अगर एआई ये सब भी कर ले, ये सब ऑप्टिमाइज़ कर लिया, लेकिन जो एक ह्यूमन टच होता है ना, जो गेम में वाव फैक्टर लाता है कि ये कुछ अलग था, इससे डोपामाइन स्पाइक आया एकदम, तो ये चीज़ एआई कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए गेम डेवलपमेंट का मतलब ही यही है, ह्यूमन क्रिएटिविटी, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, जिससे खेल के लोगों को मज़ा आए। तो यही है कि एआई हेल्प तो कर देगा, लेकिन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वही है कि अब जैसे वो गेम के बाद मुझे लगा कि अगर मैं गेम डेवलपमेंट में जाऊँ, तो एक सवाल और आया कि यार प्लेसमेंट गेम डेवलपमेंट में तो मुश्किल है कि ऑन कैंपस ऑफ कैंपस ऐसे कुछ हो। बट अगर एज एन इंडिविजुअल मैं अपना गेम स्टूडियो या कुछ वैसा स्टार्ट करना चाहूँ, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? क्या मतलब वो चलेगा उस लेवल पे कि एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दे पाए वो? इट टोटली डिपेंड नैतिक भाई। अगर तुम्हारी स्किल सेट अच्छी है और तुम्हारे आइडिया में दम है, तो चल सकता है, और थोड़ी बहुत अर्निंग नहीं, बहुत अच्छी खासी अर्निंग करवा सकता है। अब अगर तुम्हारा आइडिया ही बेकार है, बकवास है, तो लोग क्यों ही गेम खेलेंगे? या फिर अगर तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन तुम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो गेम में वो बात ही नहीं आएगी, लोग खेलें या उस गेम को खेलने के लिए लोग तुम्हें पे करें। ऐसा तुम्हें मार्केट वैल्यू बनानी पड़ेगी खुद की। और सबसे बड़ी बात कि स्किल सेट, जब तक तुम गेम बनाओगे नहीं खुद से, छोटे-छोटे गेम बनाओ, मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, मिनी गेम बनाओ, फिर बड़े प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करो। ऐसे करके तुम एक अच्छा गेम बना सकते हो। और हाँ, इंडी डेवलपर्स भी अच्छा खासा कमाते हैं अगर उनका आइडिया तगड़ा है और उनका स्किल सेट भी तगड़ा है। बाकी अगर तुम्हारी 2-3 लोगों की टीम है तो वेल एंड गुड है, काम बढ़ जाता है ना। तो मतलब फ्यूचर गेमिंग का, गेमिंग कम्युनिटी और जो गेम डेवलपर्स हैं उनका अभी तो सिक्योर्ड है। ऐसा कह सकते हैं, सिक्योर है, उसमें कोई अलग बात नहीं, सिक्योर तो है, लेकिन इंडिया के अंदर जो गेम इंडस्ट्री है ना, वो अभी थोड़ी डेवलपिंग फेज पे है,
क्योंकि इंडिया में क्या है, गेम डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मोबाइल ऐप बना दो, कोई सा भी एक छोटा-मोटा मोबाइल गेम बना दो, लूडो बना दो या कोई गैम्बलिंग ऐप बना दो, उसमें कोई भी गेम चला दो, इतने रुपए जीत गए, उतने रुपए जीत गए। बाय द वे गाइस, वी डू नॉट प्रमोट गैम्बलिंग और ऐसी चीज़ों में मत करना, बस मत करना। हाँ, तो जो हमारे गेम डेवलपमेंट स्टूडियो हैं, बेसिकली इन्हीं सबको गेम मानती हैं। उन्होंने उनको मतलब वो टेस्ट ही नहीं है कि कंसोल गेम कैसे होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में ये कोई नहीं कर रहा। तारा गेमिंग स्टूडियो है और अभी नए-नए गेम आ रहे हैं। आपने राजी अगर देखा, हाँ, हाँ। तो राजी एक ऐसा गेम था कि प्रिंस ऑफ पर्सिया से थोड़ा-थोड़ा मुझे वो इंस्पायर लगता था, क्योंकि उसका जो लुक है, ओवरव्यू, वो वैसा ही दिया है उन्होंने। बाकी गेम प्ले स्टाइल हो गई, स्टोरी हो गई उसकी, उसके गेम मैकेनिक्स हो गए, सब एकदम टॉप नॉच थे। अभी आपको पता हो कि राज़ी के आगे का एक सीक्वल है, उसका भी ट्रेलर आ गया है। नहीं, मैंने नहीं देखा, बट हाँ, इस पॉडकास्ट के बाद मैं ज़रूर जाके देखूँगा। बाकी और भी गेम्स हैं जैसे कि एज ऑफ भारत, जो कि ब्लैक मिथ वुकोंग के बाद ही उन्होंने वहाँ से ही इंस्पिरेशन ली है उसकी। लेकिन क्या है कि अभी उसका ट्रेलर मैंने देखा तो गेम प्ले में थोड़े फ्लॉज़ हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके वो भी सुधरेंगे। यानी कि अपनी जो इंडिया के अंदर गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, वो ग्रोइंग स्टेज पर है। तो अगर आप अच्छा स्किल सेट लेके जाओगे तो ज़रूर आपका एक वेल एंड गुड सेटल करियर हो सकता है इसमें। और एआर-वीआर ये आ सकता है फ्यूचर में गेम डेवलप में? ये तो फ्यूचर है, एक्चुअल में फ्यूचर है। अगर देखा हो, पहले हम लोग टीवी पे देखते थे कि जुमांजी पिक्चर देखी है? हाँ, हाँ। उसमें तो वो गेम के अंदर ही घुस जाता है। लेकिन एआर, वीआर वो रियलिटी और गेम को बहुत ही एक थिन लाइन पे लाकर खड़ा कर देते हैं। वीआर में आप गेम खेलोगे, आपको लगेगा कि बस गेम की दुनिया के अंदर ही हूँ। अगर वीआर की बात करूँ, अभी इंडिया में पर्टिकुलरली, इंडिया में इतना नहीं, अभी उसका जो टेक वगैरह है वो नहीं आया है वीआर का। अडैप्टेबिलिटी कम है इंडिया अडैप्टेबिलिटी में, कम है। जितना मुझे ये लगा कि मतलब टेक्नोलॉजी आ तो रही है, बट लोग अडैप्ट उसको बहुत कम रेट पे कर पा रहे हैं। एआर तो बहुत जगह यूज़ होता है। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में देखें, तो एआर का, जैसे आप एनसीईआरटीज़ की टेक्स्ट बुक उठाकर देखें, तो वहाँ पर एआर से आप लाइव डायग्राम देख सकते हैं। हाँ, तो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छा यूज़ है एआर का। वीआर का मैंने पर्सनली इतना कुछ अभी यूज़ देखा नहीं है। वीआर में ज़्यादा वो इमर्सिवनेस के उसमें लोगों को थोड़े आई स्ट्रेन्स और उसके भी इश्यू हो रहे हैं कि आप हेडसेट लगा के रह रहे हो। शायद इसीलिए एप्पल ने भी जो अपना वो निकाला था, क्या कहते हैं? हेडसेट, हुँ। तो वो भी लोगों ने इतना अडैप्ट नहीं किया शायद उसी चीज़ के उसमें। एक बात और है, असल में वीआर के गेम बनाने में कंप्यूटेशनल पावर बहुत लगती है। क्योंकि जो नॉर्मल पीसी गेम होते हैं ना, उसमें क्या है कि एफपीएस फ्रेम रेट आपको वही 60, 120 ऐसे रखने पड़ते हैं। लेकिन जो वीआर होता है, वो आपकी आँखों के बिल्कुल पास में होगा। हल्का सा एफपीएस ड्रॉप होगा ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर एफपीएस ड्रॉप हुआ है। वहाँ पर ऑप्टिमाइज़ेशन का बहुत बड़ा खेल है, कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा है, सेटअप उसका बहुत कॉस्टली पड़ता है। शायद ये एक फैक्टर और हो सकता है। तो इतना सब होने के बाद जो अभी अपन इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं फिर माइनक्राफ्ट खेलने बैठूँगा। हुँ। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये जो लोग माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स वगैरह बढ़ाने के लिए जो शेडर्स इंस्टॉल करते हैं, अब माइनक्राफ्ट तो बन चुका, ठीक है? उसमें गेमिंग इंजन नहीं है, वो बात अलग है, वो पूरा जावा पे है, वो बात अलग है। बट लोग इंडिपेंडेंटली उसके शेडर्स वगैरह कैसे बना रहे हैं? उसका कोड थोड़ी ओपन सोर्स है। ये कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड है। अगर तुम यूट्यूब पे नॉर्मल सर्च भी करोगे ना, हाउ टू बिकम अ गेम डेवलपर, तो जनरल यही वीडियो आएँगी कि यूनिटी इंजन सीख लो, अनरियल सीख लो, गोडॉट सीख लो। लेकिन ये जो फील्ड है ना, वो थोड़ी अलग है। यहाँ पर आप जीपीयू से खुद बात करते हो। कैसे? तुम्हें सबसे पहले इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही बेस्ट है, सी प्लस प्लस। तुम्हें पता है मशीन से बहुत ज़्यादा पास में रहती है और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है, जीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, शेडर बनाने के लिए अपन अपन लोगों को शेडर्स हो गए या फिर कोई भी ज़्यादा रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी सुनी है तुमने? हाँ, जिसमें ग्राफिक बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये सब आपको अलग-अलग फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे जीपीयू से बात करने के लिए। जीपीयू को बताने के लिए कि हमारा जो ग्राफिक्स होने वाला है, कैसा होने वाला है। इसके लिए आप या तो सबसे पहले स्टार्ट करें सी प्लस प्लस से। उसके बाद आपको मैथ्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको पॉलीगन्स और वर्टेक्स, पूरा एजेस, रेंडरिंग के पूरा ऊपर रेंडरिंग, सिस्टम आ इन गया ना सब के वो। साथ खेलना है। तो आपको मैथमेटिक्स, आपकी अलजेब्रा हो गई और ये 3D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें फ्रेमवर्क्स अलग-अलग हैं। जैसे अगर वेब के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है ओपनजीएल, अगर तुमने हाँ, सुना हो। हाँ। ओपनजीएल से आप 3D चीज़ को रेंडर कर सकते हैं वेब पर। अगर दूसरा, अगर कोई तुमने जैसे, डायरेक्ट एक्स? हाँ, अगर तुमने जीटीए को इंस्टॉल करा है, कुछ भी अगर इंस्टॉल करा है, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, तो एक साथ में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराता था वो डायरेक्ट एक्स हाँ, करके। वही मुझे याद आया। तो वो भी एक फ्रेमवर्क है जो कि ग्राफिक प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है और इनफैक्ट ये वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब है, क्योंकि इसमें आप लोगों को स्क्रैच से सब कुछ लिखना है।
C++ अपने आप में ही एक हार्ड लैंग्वेज मानी जाती है, मेमोरी के साथ खेलना है, जीपीयू के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। तो इसके इंडिया में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि इंडिया में इसकी जॉब है, लेकिन अब्रॉड में भर-भर के जॉब है और अच्छी खासी पेमेंट है इसकी। तो ये एक और करियर पाथ हो सकता है अगर आपको प्योर मैथमेटिक्स और C++ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। तो यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब लग रही है कि मतलब इतना कैलकुलेशन और ये सब, मतलब एज अ फ्रेशर अगर मैं ये काम करता, मैं तो कुछ ना कुछ लॉजिक में बिल्कुल खराब ही कर देता। नैतिक भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक बहुत सिली स्टोरी है जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम्हें। अभी तुम्हें पता हो मैं इंटर्नशिप पे गया था कुछ टाइम पहले। हाँ, हाँ। हाँ, तो गेम डेवलपर की थी, उनका गेम है अवेलेबल प्ले स्टोर पर, यूएफओ डेस्क करके। अगर तुम्हें बताऊं स्टोरी तो उसमें मुझे काम मिला था, मुझे जो अपना प्लेयर है उनके पावर अप पे काम करना था, ठीक है। अब यूनिटी में क्या होता है, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग रेंडर पाइपलाइन होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्राफिक्स चाहिए, एच डी आर पी पाइपलाइन और यू आर पी पाइपलाइन, तो मैंने वो पाइपलाइन चेंज कर दी। और मुझे गिटअप चलाना नहीं आता था उस टाइम पे, क्यों झूठ बोलूं, मैंने सीखा नहीं था गिटअप। तो मैंने वो पूरा कोड पुश कर दिया मेन कोड पर, मेन कोड बेस में। और वहां पे जितने भी टेक्सचर थे सब चले गए, सब कुछ पिंक पिंक दिख रहा था पूरे गेम में। मैं भाई, मैंने डर के मारे अपना, मेरा जो टेक लीड था, मतलब कि जो सब कुछ मैनेज कर रहा था, उनका फ़ोन आया, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया एक दिन तक। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। अगर तुम्हें पता हो गिटअप में एक रिवर्ट कमांड होती है जिससे कि जो हाँ, आपने गिट पुश करा है चेकआउट, हाँ। वो पीछे आ जाता है, उसका नोड पूरा ब्रांच पीछे आ जाती। तो वो मैंने सीखा एक तो, मतलब गलती सबसे हो सकती है, और जब तक गलती करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। अगर मैं ये गलती नहीं करता तो मैं गिटअप के बारे में कैसे सीखता। तो नवनीत भाई, थैंक यू, आपके साथ बहुत मजा आया ये सब करते हुए, क्योंकि बातें तो बहुत सारी है अभी भी करने के लिए, लेकिन टाइम और मेमोरी कार्ड की स्टोरेज दोनों खत्म होती जा रही है। कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं। एवरीवन जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, कमेंट इफ यू वांट अ पार्ट 2 विद नवनीत। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो सो दैट हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे पॉडकास्ट बनाने की। हिट द सब्सक्राइब बटन जिससे ये पॉडकास्ट और भी लोगों के पास जाए। इफ यू आर लिसनिंग टू इट ऑन स्पॉटिफाई, एंड अगर आपको नहीं पता तो ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, कि अगर आप बस में बैठे हो, कम्यूट कर रहे हो, यू कैन जस्ट पुट ऑन योर ईयरबड्स एंड लिसन टू दिस ऑन द वे। तो अगर आप स्पॉटिफाई पे हो, मेक श्योर यू फॉलो अस, लाइक द पॉडकास्ट देयर, एंड टिल देन, बाय बाय। तब तक गेम बनाओ, गेम खेलो और मौज करो। चलो। That's the scene.